नमस्कार मित्रों, सर CPRS कोटा में आपका हार्दिक स्वागत है। हम फिर हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हों तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इस बार जो हमने इशू लिया है वो है USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन की फंडिंग को रोकना। तो काफ़ी महत्वपूर्ण पहलू है। हम इसके परीक्षा उपयोगी पहलुओं का सटीक विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। तो RIS प्रारंभिक परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसमें जो विषय समसामयिक घटनाएं, उसका जो टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख समसामयिक घटनाएं एवं मुद्दे, उसके अंतर्गत हम इसे कवर करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसको। USA का WHO की फंडिंग को रोकना। तो 14 अप्रैल के दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक चौंकाने वाला निर्णय लेते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को दी जा रही अपने देश की फंडिंग यानी अंशदान पर अस्थायी रोक लगा दी। माना जा रहा है कि ये रोक 60 से 90 दिनों के लिए लगाई गई है। इसके बाद ट्रंप प्रशासन इसकी समीक्षा करेगा और फिर आगे अपना निर्णय लेगा। ट्रंप ने जो आरोप लगाया है इस फंडिंग को रोकने के लिए वो है कि कोरोना वायरस को लेकर WHO अपना फर्ज निभाने में नाकाम रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि WHO ने चीन में फैली कोरोना महामारी की गंभीरता को छिपाया। तो इससे लगता है कि कहीं ना कहीं जो WHO की भूमिका रही कोरोना महामारी को लेकर उससे शायद ट्रंप नाराज हैं। वैसे हम आपको बता दें कि जो सबसे अधिक फंडिंग करता है WHO को वो अमेरिका ही करता है। तो WHO का जो कुल बजट है उसका करीब 15 से 20% अंशदान अकेले अमेरिका का होता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है क्योंकि ये अगर रुकता है फंडिंग तो काफ़ी WHO की जो आगामी परियोजना है उस पर काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। अब सर्वाधिक अंशदान अमेरिका का होता है और अमेरिका के बाद अगर हम देखें क्रम से दूसरे नंबर पर सर्वाधिक जो अंशदान करता है वो चीन है, तीसरे नंबर पर जापान है, फिर जर्मनी है, फिर यूनाइटेड किंगडम है और फिर फ्रांस है। तो USA ने भले ही फंडिंग रोक दी हो लेकिन अभी भी जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज़ हैं, चाहे वो UN से जुड़ी हुई हो चाहे वर्ल्ड बैंक से जुड़ी हुई हो, उनका जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, सबसे बड़ा अंशदाता है वो आज भी USA है। तो US जो यूनाइटेड नेशंस का जो बजट है, जो जनरल बजट है, उसका लगभग 15 से 20% जो हिस्सा है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का के द्वारा दिया गया होता है। और एक हमने यहाँ पर एक मोटा एक आइडिया लेने की कोशिश की है, कुछ संगठनों को लिया है, उनका कितना % अमेरिका द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है, तो उससे हमें पता लगेगा कि अमेरिका की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है फंडिंग में, जो ग्लोबल एजेंसीज हैं उनमें। जैसे हमने लिया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, तो इसका 30 से 35% अंशदान, ये मोटा हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये 16-17 का आंकड़ा है तो उसमें 30-35% अंशदान अमेरिका का है। IAEA जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसमें 25 से 30% जो योगदान है वो अमेरिका का है। UN-AIDS यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ऑन HIV/AIDS, ये जो इसका 30-35% हिस्सा अमेरिका का आता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का लगभग 15% हिस्सा अमेरिका देता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, इसका 20 से 25% हिस्सा अमेरिका का होता है। और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का हिस्सा है उसका लगभग 19-20% जो हिस्सा है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का आता है। तो भले ही उसने अपनी WHO को फंडिंग रोकी है लेकिन USA एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है इंटरनेशनल ग्लोबल एजेंसीज के लिए। और ये पहला अवसर नहीं है जब ट्रंप प्रशासन ने इस तरह एक एक्सट्रीम निर्णय लिया है। इससे पहले भी कई अवसरों पर USA इस तरह का कटौतियाँ कर चुका है या उन जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं उनसे अलग हो चुका है। तो देख लेते हैं, ये पहला अवसर नहीं है जब ट्रंप प्रशासन ने किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की फंडिंग रोकी है या उसमें कटौती की है या उससे अलग हो गया है। USA पूर्व में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के अपने बजट में कटौती कर चुका है। इसके अलावा USA ने UNRW है जिसे हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन रिफ्यूजीज, और DPKO जिसे हम कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पीस कीपिंग ऑपरेशन की फंडिंग भी कम की है। और यही नहीं है, USA पेरिस जलवायु जो समझौता है, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो था, जो सबसे बड़ा समझौता था, उससे भी अलग हो गया है। और यूनेस्को जो संगठन है UN का, उससे भी ये अलग हो चुका है। तो ये इस तरह के निर्णय इसके द्वारा पहले भी लिए जा चुके हैं। अब हम देखते हैं कि अगर इस टाइम फंडिंग रुकती है तो क्या फ़र्क पड़ता है और क्या इसकी कैसी प्रतिक्रिया वैश्विक स्तर पर हुई है।
तो अमेरिका ने WHO की फंडिंग ऐसे समय में रोकने की घोषणा की है जब दुनिया कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए संघर्षरत है और इसके नियंत्रण में जाहिर सी बात है WHO की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है। गौरतलब है कि मार्च 2020 में WHO ने $675 मिलियन जुटाने की अपील की थी ताकि इस महामारी पर नियंत्रण के प्रयासों में तेजी लाई जा सके और शीघ्र ही वह इस कार्य के लिए $1 बिलियन की ताज़ा अपील करने वाला था। जब दुनिया कोरोना महामारी से निपटने के लिए सख्त कदम उठा रही है, ऐसे समय में ट्रंप द्वारा WHO को फंडिंग रोकने की पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी कह चुके हैं कि यह समय WHO या इस महामारी से लड़ने वाले किसी अन्य संगठन की फंडिंग कम करने का नहीं है। यही नहीं, WHO की फंडिंग में अमेरिका के बाद दूसरा सर्वाधिक योगदान करने वाले बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बिल गेट्स ने ट्रंप के फैसले पर निराशा जताई है। उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य पर आए संकट के इस दौर में WHO की फंडिंग रोकना एक खतरनाक कदम है। इससे कोविड-19 की रोकथाम का संघर्ष धीमा होगा, जबकि आज हमें WHO की पहले से कहीं अधिक ज़रूरत है। तो जाहिर सी बात है कि जो वैश्विक स्तर पर जो गंभीर जो संस्थान हैं या जो लोग हैं वो इस फैसले से काफ़ी चिंतित हैं। अब हम देखते हैं कि USA के द्वारा जो फंडिंग रोकी गई है उसके क्या संभावित परिणाम हो सकते हैं। तो पहला परिणाम ये हो सकता है कि कोरोना जैसी महामारी का राजनीतिकरण हो सकता है और इसके नियंत्रण के प्रयासों को धक्का लग सकता है। दूसरा परिणाम ये हो सकता है कि आगामी समय में महामारियों से लड़ने की WHO की क्षमता पर असर पड़ सकता है और इस संगठन के महत्व में कमी आ सकती है। तीसरा, अफ्रीका में सार्वजनिक स्वास्थ्य की संभावनाओं को धक्का लग सकता है क्योंकि WTO का जो खर्च है उसका आधा हिस्सा यहीं पर ही लगता है अफ्रीका में, तो अफ्रीका पर काफ़ी फर्क पड़ सकता है। और चौथा है, चीन फंडिंग बढ़ाकर WHO पर अपना प्रभुत्व कायम कर सकता है। तो इस तरह के हम अनुमान लगा सकते हैं जो परिणाम हो सकते हैं। अब हम आगे बढ़ें उसके पहले हम WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक सामान्य परिचय देख लेते हैं। तो WHO सार्वजनिक स्वास्थ्य यूनिवर्सल हेल्थ पर संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विशेषीकृत निकाय है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई, इसीलिए हम प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। तो WHO की प्रमुख विशेषताएं जो है वो इस प्रकार है। इसके 194 सदस्य देश हैं, इसके 150 कार्यालय हैं, इसका जो सर्वोच्च डिसीजन मेकिंग बॉडी है, सर्वोच्च निकाय है, विश्व स्वास्थ्य सभा वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है। इसकी 6 आधिकारिक भाषाएं हैं जिनमें अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। 12 जनवरी 1948 को भारत इसकी एक पार्टी है, इसका एक सदस्य बना। WHO का जो रोल है वो 6 क्षेत्रों में है, जहां ये 194 जो इसकी कंट्रीज है उनके साथ काम करता है। तो ये 6 क्षेत्रों में उन्होंने 194 देशों को बांटा है। ये क्षेत्र हैं अफ्रीका, अमेरिका, पूर्वी एशिया, यूरोप, पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र। अब हम देखते हैं कि जो WHO का फंडिंग पैटर्न है वो किस तरह का होता है। तो WHO के बजट के लिए 2 प्रकार से योगदान दिया जा सकता है। फाइनेंशियली जो कंट्रीब्यूशन है 2 प्रकार से दिया जा सकता है। तो पहला जो योगदान है वो निर्धारित योगदान कहलाता है, जिसको हम कहते हैं असेस्ड कंट्रीब्यूशन। तो अगर WHO के सदस्य के तौर पर प्रत्येक देश को एक निश्चित वित्तीय योगदान करना होता है, यह योगदान कितना होगा इसका आकलन उस देश की जनसंख्या और उसके आर्थिक विकास मतलब उसकी वेल्थ के स्तर से तय होता है। दूसरा जो योगदान कर सकते हैं वो होता है स्वैच्छिक योगदान, जिसको हम कहते हैं वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन। यह योगदान स्वैच्छिक होता है, मतलब इच्छा है तो करें। कोई भी देश या अन्य कोई संगठन इस प्रकार का वित्तीय योगदान WHO के कोष में कर सकता है। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि वर्ष दर वर्ष स्वैच्छिक योगदान का प्रतिशत WHO के कुल बजट में बढ़ा है, यानी स्वैच्छिक योगदान ज़्यादा होता है असेस्ड योगदान कंट्रीब्यूशन की तुलना में। वर्तमान में यह निर्धारित योगदान से करीब 4 गुना तक अधिक है, तो ये हम देख सकते हैं। WHO की जो फंडिंग होती है मुख्य रूप से निम्न देशों संगठनों से इस रूप में आती है। तो इसका जो कंपोजिशन है वो इस तरह से है। सदस्य देशों से इसका 51% हिस्सा आता है। संयुक्त राष्ट्र अंतर सरकारी संगठन व विकास बैंक से 16% हिस्सा आता है। दानदाता जो संगठन है वो 13% हिस्सा देते हैं। साझेदारियों द्वारा पार्टनरशिप द्वारा जो 9% हिस्सा आता है। गैर सरकारी संगठनों द्वारा 9% हिस्सा आता है। निजी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा 2% या उससे थोड़ा सा कम हिस्सा आता है और अकादमिक संस्थाओं द्वारा 1% या उससे थोड़ा सा कम हिस्सा आता है। तो ये फंडिंग पैटर्न WHO का इस तरह से बनता है। तो अगर हम देखते हैं कि जब हम निर्धारित योगदान को भी मिला लें और स्वैच्छिक योगदान को भी एक साथ मिला लें तो WHO को फंडिंग करने वाले 5 सबसे बड़े देश या संस्थाएं या दानदाता संगठन कौन से हैं।
तो पहले नंबर पर जाहिर सी बात है संयुक्त राज्य अमेरिका आता है, दूसरे पर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन आता है, तीसरे पर यूनाइटेड किंगडम आता है, चौथे पे गवी एलायंस आता है। ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है जो वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन के लिए काम करती है। इसका मुख्यालय भी जिनेवा में है। और 5वें नंबर पर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर जर्मनी आता है। अब हम ये देखते हैं कि WHO का बजट किस तरह से खर्च होता है। तो WHO का जो प्रोग्राम बजट होता है, कार्यक्रम बजट होता है, मुख्य रूप से द्विवार्षिक होता है। तो 2020-2021 के लिए ये बजट जो रखा गया है वो करीब 4.8 बिलियन US$ का रखा गया है। संस्थान का जो बजट है उसका मुख्य हिस्सा निम्न मदों पर खर्च होता है: हेल्थ सिस्टम को तैयार करने में, हेल्थ इमरजेंसी कार्यक्रमों को लागू करने में, हेल्थ थ्रू लाइफ कवर मतलब मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इनको कम करने में, असंक्रामक रोग नियंत्रण कार्यक्रम को लागू करने में, संक्रामक रोग नियंत्रण कार्यक्रम को लागू करने में, पोलियो नियंत्रण कार्यक्रम को लागू करने में, और WHO का जो प्रशासनिक व्यय है उसमें ये खर्चा होता है। अब हम देखते हैं कि खर्च का जो पैटर्न है वो किस तरह का होता है। तो WHO द्वारा निर्धारित बजट 2 प्रकार के कार्यक्रमों या उद्देश्यों पर खर्च किया जाता है। पहला उद्देश्य जो है वो आधारभूत स्वास्थ्य कार्यक्रम, जो बेसिक हमारे जो हेल्थ प्रोग्राम है वो। तो WHO अपने बजट की करीब 60% धनराशि आधारभूत स्वास्थ्य कार्यक्रमों जैसे विभिन्न देशों में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को बढ़ावा देने एवं स्वास्थ्य से जुड़े आधारभूत ढांचे को तैयार करने आदि पर खर्च करता है। दूसरा जो उद्देश्य है वो कार्यक्रम है वो है पोलियो इमरजेंसी एवं विशेष कार्यक्रम। तो WHO अपने बजट की करीब 40% धनराशि इस प्रकार के कार्यक्रमों पर खर्च करता है। इमरजेंसी के अंतर्गत किसी आपदा या महामारी के सामने आने पर उसके नियंत्रण के प्रयास शामिल होते हैं। जैसे अफ्रीका में एबोला रोग के सामने आने पर उसके नियंत्रण के प्रयास किए गए। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हम इसी तरह से नए वीडियो लेकर आपके समक्ष हाजिर होते रहेंगे। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हम मोटिवेट हो सकें। धन्यवाद।